इस जगह पर काफ़ी समय बाद आई हूँ दोस्तों। वैसे थोड़ा बहुत पानी मुझे उस दिन दिखा था रास्ते पे कि यहाँ पे रास्ते से देखा था मैंने, साइड में थोड़ा सा पानी इसमें अभी आ गया है, लेकिन अभी भी घास काफ़ी ज़्यादा है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स तभी आएंगी जब यहाँ पे पानी अच्छी क्वांटिटी में होगा और घास वगैरह जो है वो थोड़ी सी साफ़ होगी, तो तभी आएंगे। ये वेटलैंड्स का शेप तभी आएगा इसमें। और तब तक यहाँ पर ब्लैक ड्रोंगो है जो अपनी पहरेदारी कर रहा है। इधर बैठा हुआ है, ये ब्लैक ड्रोंगो है। ये हमेशा ही होता है यहाँ पे। किंगफिशर्स का एक पेयर है वो भी यहाँ पे होता है। समर के टाइम पे यहाँ पे पिपिट्स, प्रीनिया, काफ़ी कुछ देखा था मैंने। बी ईटर्स भी हमेशा होते थे, लेकिन मेन तो हमें माइग्रेटरी बर्ड्स को देखना है विंटर में। तो अब धीरे धीरे होपफुली यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आना शुरू करेंगी। टोल प्लाज़ा के उस तरफ तो काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। और क्रॉस करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं मिला। अब आगे देखती हूँ, एक जगह और है वहाँ पर भी। इस जगह पर पिछली बार मुझे वाइट टेल्ड लैपिंग, कॉमन स्नाइप, काफ़ी कुछ दिखा था। पेंटेड स्टॉक्स और आइबिसेस और सारस क्रेन भी। ये इसी साल फरवरी की बात है। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे और बर्ड्स भी यहाँ पे आ जाएंगी। दोस्तों ये स्केली ब्रेस्टेड मुनिया है। देखिए काफ़ी समय से मैं ढूंढ रही थी इसको आप लोगों को दिखाने के लिए। कॉमन है यहाँ पे, काफ़ी कॉमनली दिखती है, लेकिन बैठी हुई बहुत दिन बाद दिखी है मुझे। ऐसे वाइट आइज़ भी दिखती रहती है उड़ते हुए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बर्ड फोटोग्राफी का चैलेंज ही यही है कि आपको बैठी हुई मिल जाए, ये बड़े भाग्य की बात है। तो ये थ्रू आउट द ईयर यहाँ रहती है, रेजिडेंट ही है। स्केली ब्रेस्टेड मुनिया स्पैरो की फैमिली की है। तो मेनली जैसे कॉमन जो हाउस स्पैरो है हमारी, वो तो मिलती ही है कॉमनली, इंडियन सिल्वर बिल और ये स्केली ब्रेस्टेड मुनिया। ये तीन कॉमन ऐसे स्पैरो की। स्पैरो और फिंचेस में काफ़ी सिमिलैरिटी होती है क्योंकि दोनों ही ग्रैनिवोरस होते हैं, मतलब कि अनाज के दानों को खाते हैं। तो उनको खाने के लिए इनके चोंच जो है छोटे छोटे और थोड़े स्टाउट। देखिए सामने ही आपको दिख रहा है चोंच कैसा है इसका। स्केली ब्रेस्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फ्रंट है, जो ब्रेस्ट वाला पार्ट है, उसके ऊपर स्केल्स हैं। स्केल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्रिंट टाइप का है। फेदर्स इस तरह से अरेंज्ड हैं ब्लैक और वाइट कि वो स्केल्स जैसे दिखते हैं। असल में स्केल्स नहीं होते हैं। तार पे बैठी हुई है देखिए, स्केली ब्रेस्टेड मुनिया। दोस्तों अभी बिल्कुल सुबह सुबह निकल गई हूँ, अभी 6:30 बजे हैं। और अब देखिए ये वही टावर है जहाँ पर मैंने वो कोम डक्स बैठे हुए दिखाए थे आपको। सुबह हल्की सी धुंध है तो अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बर्ड्स की आवाज़ तो आ रही है और उड़ते हुए जा भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आगे अभी वो वाटर हाइसिंथ वाली जगह भी आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा इस समय। तो वापसी में जब मैं आऊँगी, किसी ऑफिशियल काम से अभी जा रही हूँ, तो तब मैं शूट करने की कोशिश करूँगी। ये यहाँ पर जो वेटलैंड्स हैं ये सांपला के पास में, क्योंकि धुंध है पूरी। हालांकि रोड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ड्राइव करने में, लेकिन यहाँ पर जो भी छोटे बर्ड्स मुझे वैसे दिख रही हैं आँखों से कि कुछ ना कुछ है, लेकिन आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। और इवन जूम करके भी इतना ही पता चल रहा है कि यहाँ पर बर्ड्स हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स ही होंगी, अभी आने लग गई होंगी। मूवमेंट तो दिखाई दे रहा है क्योंकि इनका मूवमेंट तो बहुत सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। अभी तो काफ़ी कम नंबर में है, लेकिन और आ जाएंगी। ये जो वाटर हाइसिंथ वाली जगह है उसकी ये पोजीशन है अभी सुबह सुबह। यहाँ पर भी कुछ डक्स वगैरह फ्लोट कर रही हैं। अब शाम को जब लौटूंगी दोपहर के टाइम पे, तब मैं देखती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे दिखाई देता है। दोस्तों ये सारी की सारी ब्लैक विंग स्टिल्ट्स हैं। पास से मैंने जूम करके इनको देख लिया है। सुबह आज जब मैं जा रही थी उस टाइम पे तो धुंध हल्की हल्की थी, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी स्पीशीज़। और अगर मैं लंच के लिए रुकती वहाँ पर तो और भी ज़्यादा अभी भी लेट हो जाता। पीछे कुछ डक्स भी हैं, हो सकता है यूरेशियन कूट्स हों, तो इसलिए मैं लंच के लिए नहीं रुकी, नहीं तो 1 घंटा और लेट हो जाता। और जब तक मैं पहुँचती वहाँ पे तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता।
तो आज का दिन अच्छा रहा, हालांकि बहुत हेक्टिक हो जाता है सेम डे जाके वापस आना, लेकिन अच्छा रहता है। कहीं और रुकने से बेहतर है कि आके अपने घर पे ही रेस्ट करें, और थोड़ी फिल्मिंग भी हो जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि शूट करने के लिए मुझे थोड़ी रोशनी की ज़रूरत तो है, तो इसीलिए मैंने लंच नहीं किया और रास्ते में मैंने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खा लिए। हालांकि यहाँ पे जब से मैं हूँ, पिछले 4-5 सालों से, जब से दिल्ली छोड़ा है मैंने, तो तब से जो जंक फूड ऑलमोस्ट मतलब निल हो गया है। दिल्ली में तो काफ़ी कॉमनली खाया जाता था फिर भी, लेकिन अब मैंने बहुत ही कम कर दिया। और आज जैसे सिचुएशन कई बार आते हैं तब जाके जंक फूड खाया जाता है। ये मेरे ख्याल से स्पॉट बिल डक्स हैं जो मुझे लगा इनके बॉडी टाइप से। तो अब आगे देखूँगी, अगर कुछ और मिलेगा तो शूट करूँगी। यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, स्ट्रीट्स ही हैं। हालांकि सुबह काफ़ी कुछ दिख रहा था अपोजिट साइड में, लेकिन वैसे शूट करने लायक नहीं था। यहाँ पर दोस्तों एशियन ओपन बिल स्टॉक का एक काफ़ी बड़ा फ्लॉक है, मतलब इसमें कम से कम 10-12 बर्ड्स हैं। तो ये दूर से ही दिख जाते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रुक के थोड़ा सा इसको शूट करती हूँ। और एशियन ओपन बिल आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, हिंदी में इनको घोंगिल कहते हैं। स्टॉक्स की एक वैरायटी होती है और लोकल है, मतलब यहीं पे रेजिडेंट है ये, लेकिन काफ़ी नंबर्स में यहाँ पे मिल जाता है। पहले भी देखिए उस तरफ भी हैं। तो ये कम से कम 12 या 15 बर्ड्स हैं यहाँ पे एशियन ओपन बिल। तो इनका जो बिहेवियर होता है वही जैसे ड्रिलिंग करते हैं और उसके बाद फिर मोलस्क वगैरह, इन्वर्टिब्रेट्स जो शेल वाले होते हैं, उनको ये अपने बीक के दोनों जो ऊपर और नीचे वाली बीक होती है उसके बीच में प्रेस करते हैं, तो शेल टूट जाती है। उसके बाद वो उसको स्वॉलो कर लेते हैं। बर्ड्स के दांत नहीं होते ना, तो ये चू नहीं कर सकते। अगर आप रेप्टाइल्स और बर्ड्स में डिफरेंस देखेंगे तो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स, और जो चेंजेस आए हैं उसमें एक ये हुआ है कि जो रेप्टाइल्स में दांत होते हैं वो बर्ड्स के अंदर मिसिंग है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम जब एवोल्यूशन पढ़ते हैं बर्ड्स का, तो उसमें ये वाली चीज़ें देखते हैं। बाकी बोन्स फ्यूज़ हो गई, न्यूमेटाइज हो गई, बोन्स का साइज़ थोड़ा चेंज हो गया, जो फेदर्स वगैरह डेवलप हो गए, ये सारी चीज़ें। बाकी कुछ कॉमन चीज़ें ये शेयर करते हैं रेप्टाइल्स के साथ में, वो भी है। तो एक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जब ये कन्वर्ट हुए रेप्टाइल्स से बर्ड्स में, कि इनके जो दांत हैं वो गायब हो गए। तो एसेंशियली बर्ड्स जो है वो अपना खाना स्वॉलो ही करती हैं। पहले भी कई बार मैंने बताया कि डाइजेस्ट कैसे होता होगा। फिर तो क्रॉप तो होता है, स्टमक का फंक्शन करता है, और दूसरा जो इनका डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है वो है गिज़र्ड। गिज़र्ड के अंदर पत्थर वगैरह और ग्रेवल, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो खाने को क्रश करने में हेल्प करती हैं। मतलब वही चीज़ जो हमारे या दूसरे जानवरों के दांत करते हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स, वो खाने को क्रश करने का ही काम करते हैं। तो यही चीज़ बर्ड्स के पेट में जाके होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके होता है। तो वो फंक्शन गिज़र्ड सर्व करता है बर्ड्स में। तो देखिए यहाँ पर एशियन ओपन बिल की अच्छी स्ट्रेंथ है। अब देखते हैं आगे और क्या मिलता है आज। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर कई तरह के सैंड पाइपर वगैरह, गॉडविट, ये सब कुछ मैंने दिखाया था। दिल्ली रोड पर आता है ये, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ी घास थी, थोड़ी बहुत धान की फसल थी, वो सब तो कटाई उसके काफ़ी पहले हो चुकी है। अब इस खेत को जोत दिया गया है और यहाँ पे गेहूं की बुआई या तो हो चुकी है या फिर उसकी तैयारी चल रही है। मेरे ख्याल से तो तैयारी ही चल रही है, या शायद कुछ एक खेतों में बुआई हो भी चुकी है। और इस मौसम में देखिए गेहूं की फसल ही मेन है जो फूड क्रॉप है। जैसे गर्मियों में मेन जो फूड क्रॉप आपका रहता है वो धान की फसल होती है और मिलेट्स, जिसमें कि ज्वार, बाजरा वगैरह यहाँ पर ग्रो करते हैं मेनली। और जो इसके अलावा, गेहूं के अलावा जो दूसरी फसल इस समय दिखेगी वो है सरसों की। सरसों भी बहुत एक्सटेंसिवली बोया जाता है इस एरिया में। तो सरसों जो है वो फूड क्रॉप में नहीं आता क्योंकि वो ऑयल सीड है, तो वो कैश क्रॉप में आता है। और इसी तरह गर्मी और कुछ बरसात के मौसम में जो शुगर केन मतलब गन्ने की फसल जो है वो भी कैश क्रॉप में आता है। तो मेन जो इस एरिया में फूड क्रॉप्स हैं वो गर्मी में जो खरीफ की फसल है उसमें धान और मिलेट्स हैं, और रबी में आपका वीट है, मतलब कि गेहूं है, और कैश क्रॉप्स में शुगर केन और मतलब गन्ना और सरसों है। तो किसी भी एरिया में जब आप रहते हैं तो वहाँ पर क्या क्या मतलब मेनली क्रॉप्स बोए जाते हैं, ये तो एरिया पंजाब और हरियाणा का फेमस है। पूरे देश भर के जो फूड प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो
बहुत अच्छी है, उपजाऊ है मिट्टी यहाँ की। और हरियाणा तो इनफैक्ट सेमी एरिड वेजिटेशन इसका है, मतलब सिमिलर टू राजस्थान। राजस्थान में अगर आप कुछ हिस्सा देखें तो बिल्कुल डेजर्ट वेजिटेशन है, कुछ हिस्सा सेमी एरिड है। तो हरियाणा भी सेमी एरिड में ही आता था, लेकिन यहाँ पर इरिगेशन मतलब सिंचाई की सुविधा इतनी अच्छी कर दी गई कि यहाँ पर फसल बहुत अच्छी होने लग गई है। तो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था जिसमें कि मैंने टेरेस्ट्रियल बायोम्स के बारे में बात की थी, उसका लिंक मैं यहाँ शेयर भी कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसमें ये मैंने बताया था कि जो रेगिस्तान की मिट्टी होती है वो उपजाऊ बहुत होती है। वहाँ पर अगर क्रॉप्स नहीं उगते हैं तो उसका कारण ये है कि सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हरियाणा, जो कि सेमी एरिड हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी गई कि यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है। तो जो एरिड और सेमी एरिड या डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं वो उपजाऊ होते हैं। ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि वो उपजाऊ नहीं होते हैं। अगर कोई जगह उपजाऊ नहीं है तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश जहाँ होती है कि जो टॉप सॉइल है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से फसल उगती है, वो मिट्टी रुक ही नहीं पाती है। वो सारी की सारी मिट्टी बार बार बहती रहती है, तो न्यूट्रिएंट्स में बड़ी पुअर होती है। तो वो ऐसी जगह है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि सबसे कम उपजाऊ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्रॉप्स के बारे में और जो हमारे वेजिटेशन होता है, बायोम्स होते हैं, उसके बारे में।